हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रखने पर उस पर जो बल लगता है उसका अध्ययन किया था। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर कल हमने देखा था कि इस छड़ के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये नीचे की ओर गति करती है, ठीक है, और धारा की दिशा बदलने पर यह ऊपर की ओर गति करती है, ठीक है। अर्थात इस चालक एल्युमिनियम की छड़ के ऊपर एक बल लगता है, इस बल के कारण ये नीचे और ऊपर गति करती है। करेक्ट, कल हमने इतनी बात देखी थी। तो ये जो बल लग रहा है, इस बल की दिशा हम कैसे पता करें कि बल कौन सी दिशा में लग रहा है, नीचे या ऊपर। तो इस छड़ पर लगने वाले बल की दिशा को हम एक नियम से ज्ञात करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का नियम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो पहले हम देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, लेफ्ट हैंड नियम। करेक्ट। तो इसके लिए पहले हम एक डायग्राम जो है वो बनाएंगे। देखिए बच्चों, पहले हम इसको थोड़ा पेंसिल से ड्रॉ करें जिससे कि गलत हो तो हम इसको सही कर सकें। देखिए, इस प्रकार हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, इसको थोड़ा हम मार्कर से हाईलाइट कर दें जिससे कि ये आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, देखिए बच्चों, फ्लेमिंग ने ये कहा कि जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, उस लेफ्ट हैंड का ये है अंगूठा, करेक्ट। ये होती है मध्यमा, ठीक है, और ये होती है अनामिका, ठीक है, 4 फिंगर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम तर्जनी भी कह सकते हैं, तर्जनी, ठीक है, तर्जनी कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि अनामिका वो होती है तर्जनी। करेक्ट। देखिए बच्चों, फ्लेमिंग क्या कहता है, हम अपने बाएं हाथ, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, उस बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी अंगुली को, ठीक है, और ये जो मध्यमा है, मध्य की अंगुली, मध्यमा को, इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, 90 डिग्री एंगल पर हों। देखिए, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है। प्रैक्टिकल में हम देखें तो इस प्रकार देखिए, ठीक है। देखिए, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। इस प्रकार हम तीनों को फैलाएं, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों को फैलाने पर, ठीक है, ये जो तर्जनी अंगुली होती है, ठीक है, तर्जनी अंगुली जो होती है ये हमेशा बल की दिशा को दर्शाती है, हमेशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करेक्ट, ठीक है, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा जो होती है ये हमेशा धारा की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा विद्युत
विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है, दिखाती है। उस स्थिति में जो अंगूठे की जो स्थिति होगी, अंगूठे की जो दिशा होगी, अंगूठे की दिशा ही बल की दिशा होगी, बल की दिशा होगी, ठीक है। ये था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, करेक्ट। अब हम इसको कंटिन्यू में बोलते हैं। देखिए फ्लेमिंग ये कहता है आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को, तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, इस प्रकार, ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत हो। तो उस स्थिति में तर्जनी को आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करो, मध्यमा को आप विद्युत धारा की दिशा में करो, तो उसके बाद अंगूठे की जो दिशा होगी, इस स्थिति में अंगूठे की जो दिशा होगी वही बल की दिशा होगी, करेक्ट। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसके अनुसार, इनके अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करें, मध्यमा को धारा की दिशा में करें, धारा की दिशा में करें, तब अंगूठे की दिशा ही बल की दिशा होगी, बल की दिशा होगी, ठीक है। ये था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ठीक है। बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को, मध्यमा को, इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, और तर्जनी की दिशा क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, मतलब तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करें, मध्यमा को हम धारा की दिशा में करें, तब अंगूठे की जो दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये था हमारा फ्लेम बाएं हाथ का नियम। अब हम करते हैं नया टॉपिक। देखिए अगला हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, करेक्ट। देखिए बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। तो पहले इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम पहले एक रफली डायग्राम यहाँ बना लें, ठीक है, फिर हम आप इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए हम इस पेपर पर बनाते हैं, इस पर थोड़ा सही बनेगा, लाइनों की सहायता से हमें हेल्प मिलेगी। अगला टॉपिक हमारा विद्युत चुंबकीय
प्रेरण। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए आप, पहले पेंसिल से बनाते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दें अब। ठीक है, जिससे कि ये प्रॉपर आपको शो होने लग जाए।
देखिए बच्चों, ये ग्लेनोमीटर है, यहाँ छड़ चुंबक NS, इसका N और S पिछली बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसके लिए पहले हमने, जैसा कि अभी एक डायग्राम इस तरह मैंने बनाया, ठीक है, ये आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम ये जो हमने ग्लेवनोमीटर यहाँ जो जोड़ा है, ये है ग्लेवनोमीटर। इसके बारे में देखते हैं कि ग्लेवनोमीटर, पहले हम इस ग्लेवनोमीटर के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, ये ग्लेवनोमीटर के बारे में यहाँ लिख देते हैं हम, ग्लेवनोमीटर, ग्लेवनोमीटर। तो ग्लेवनोमीटर क्या होता है? देखिए, ये इस प्रकार का एक उपकरण होता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक सुई होती है, ठीक है। यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, करेक्ट। इसके 2 वायर होते हैं इस तरह के, ठीक है। इसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं। अगर किसी सर्किट, इन दोनों तारों को हम जब टच करते हैं सर्किट से, और यदि ये सुई विक्षेप दर्शाए, इस प्रकार यदि सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो हम समझ लेंगे कि उसके अंदर करंट है, अदरवाइज उसके अंदर करंट नहीं है। अर्थात इसके द्वारा, ग्लेवनोमीटर के द्वारा हम परिपथ में करंट की उपस्थिति का पता करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसके द्वारा परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम विद्युत की उपस्थिति का पता करते हैं। इन दोनों वायर को जब हम परिपथ से टच करते हैं, तो ये सुई यदि यूं मूव करे, इधर दाएं बाएं यदि गति करे, तो हम अनुमान लगाएंगे कि परिपथ में विद्युत धारा है। और ये मूव नहीं करे, स्थिर रहे, तब हम देखेंगे कि परिपथ में विद्युत धारा नहीं है, करेक्ट। तो ये होता है ग्लेवनोमीटर, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम इस प्रयोग को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक कुंडली है, करेक्ट। इस कुंडली के इन दोनों सिरों को मैंने ग्लेवनोमीटर से जोड़ा। ये क्या है? यहाँ पे कुंडली, करेक्ट। ये एक कुंडली है। इस कुंडली के इन दोनों सिरों को मैंने ग्लेवनोमीटर से जोड़ दिया, करेक्ट। इसके पास में ये एक छड़ चुंबक रखी हुई है, स्थिर अवस्था के अंदर है, ठीक है, मूव नहीं कर रही। छड़ चुंबक जब इस कुंडली के पास में स्थिर होती है, उस वक्त इसमें से कुछ बल रेखाएं गुजरती हैं इस प्रकार, ठीक है। ये इसकी बल रेखाएं हैं, चुंबक से बल रेखाएं निकलेंगी जो इसमें से पास आउट हो रही हैं, करेक्ट। इस स्थिति में ग्लेवनोमीटर की सुई बिल्कुल इस प्रकार स्थिर रहती है, ठीक है, यूं दाएं बाएं मूव नहीं करती, स्थिर रहती है। ग्लेवनोमीटर की सुई इस प्रकार स्थिर है, इससे ये पता चलता है कि इस कुंडली में विद्युत धारा नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब छड़ चुंबक कुंडली के पास स्थिर रखी हुई होती है, उस वक्त ग्लेवनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, ठीक है। और ग्लेवनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात कुंडली में धारा उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कुंडली में धारा अनुपस्थित है, ठीक है। विक्षेप शून्य, जी में विक्षेप क्या है? विक्षेप शून्य, ठीक है। ग्लेवनोमीटर में विक्षेप क्या है? शून्य, ठीक है। दाएं बाएं मूव नहीं कर रही, इसलिए इसका मतलब कुंडली में धारा नहीं है, ओके। अब हमने इस छड़ चुंबक को उठाया और कुंडली के पास लेकर के आते हैं। इस छड़ चुंबक का ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये कुंडली के पास लाते हैं।
जब क्षण चुंबक को गति कराते हुए कुंडली के पास लाते हैं, यहाँ देखिए सेकंड चित्र में चुंबक की गति की दिशा, इस चुंबक के नॉर्थ सिरे को जब हम कुंडली के पास यूं लाते हैं, यहाँ से मूव करवाते हुए लाते हैं, तो हम देखेंगे कि कुंडली जो है ये जो कुंडली है, सॉरी ग्लोनोमीटर है, इस ग्लोनोमीटर की जो ये सुई है ये इस प्रकार इस दिशा में क्या होती है, विक्षेपित होती है। इस प्रकार इस दिशा में विक्षेपित होती है। इसका इस दिशा में विक्षेपित होना ये दर्शाता है कि कुंडली में क्या है, धारा उपस्थित है। करेक्ट। दोबारा देखिए, क्षण चुंबक स्थिर थी, अब मैंने क्षण चुंबक को उठाया और कुंडली की ओर गति करवाते हुए लाया। जब इसको कुंडली की ओर गति करवाते हुए लाता हूं तब ये ग्लोनोमीटर की सुई इस दिशा में विक्षेपित होती है। इसका इस दिशा में विक्षेपित होना यह दर्शाता है कि इस वक्त जब गति करवा रहे हैं उस वक्त इसमें क्या है, धारा उपस्थित है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूं वापस ये 0 पे आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब अब इसमें धारा नहीं है। करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि G में विक्षेप आता है। करेक्ट। अर्थात कुंडली में धारा है, अर्थात कुंडली में क्या है, धारा है। ओके। अब मैंने इस क्षण चुंबक को यहां से उठाया और पीछे की ओर गति करवाया। जैसा कि आप देख रहे हैं चुंबक की गति की दिशा, चुंबक को मैं पीछे की ओर लेके जा रहा हूं, पहले आगे लाया फिर अब पीछे लेके जाता हूं। जब मैं चुंबक को पीछे की ओर गति करवाता हूं, ठीक है, चुंबक को जब मैं पीछे की ओर गति करवाता हूं, ठीक है, तो मैं देखता हूं ग्लेनोमीटर की सुई में विक्षेप आता है, लेकिन वो अब की बार इस दिशा में आता है, अब की बार इस दिशा में आता है, पहले की विपरीत दिशा में। पहले ऐसे आया था, अब ऐसे आता है। ठीक है। जब मैं इस क्षण चुंबक को पीछे की ओर गति करवाता हूं, जैसे देखिए पीछे की ओर गति करवाता हूं, तो ग्लेनोमीटर की जो सुई है उसमें विक्षेप शो होता है। ठीक है, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में शो होता है। तो ये विक्षेप जो शो हो रहा है ये दर्शा रहा है कि इस कुंडली में क्या है, धारा उपस्थित है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं गति की दिशा, कुंडली में धारा है, कुंडली में धारा है। ठीक है। ओके। अब मैंने इस क्षण चुंबक को स्थिर कर दिया, तो स्थिर करने पर दूर ला करके स्थिर कर दिया, तो हमने देखा ग्लेनोमीटर की सुई वापस क्या आ जाती है, 0 पर आ जाती है, जो कि कुंडली में धारा की उपस्थिति को क्या है, अनुपस्थिति को दर्शाती है। अब इस क्षण चुंबक को पीछे की ओर गति करवाते हुए मैंने स्थिर रख दिया। स्थिर रखने के बाद मैंने देखा ग्लेनोमीटर की सुई वापस 0 पे आ जाती है, सीधी आ जाती है, अर्थात इसका इस स्थिति में आना दर्शा रहा है कि अब इसमें विद्युत धारा नहीं है। करेक्ट। तो हमने देखा कि जब क्षण चुंबक स्थिर होती है तब धारा नहीं होती, लेकिन जैसे ही क्षण चुंबक को मैं पास में लेके आता हूं तब धारा उत्पन्न होती है, दूर लेके जाता हूं तो विक्षेप आता है, अर्थात धारा उत्पन्न होती है। फिर मैं स्थिर कर देता हूं तो वापस धारा विक्षेप 0 हो जाता है, जो अर्थात इसमें धारा नहीं होती। करेक्ट। दोबारा देखिए, जब क्षण चुंबक को स्थिर रखते हैं तो इसमें धारा नहीं होती, क्योंकि विक्षेप 0 आ रहा है, जो कि दर्शाता है कि इसमें धारा नहीं है। जैसे ही मैं इसको पास में लाता हूं, ये पास में लाया तो ग्लेनोमीटर की सुई में विक्षेप आता है, जो दर्शाता है कि इसमें धारा है। जैसे दूर लेके जाता हूं तो ग्लेनोमीटर की सुई में विक्षेप आता है, जो कि इसमें धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर इसको स्थिर कर देता हूं तो वापस विक्षेप 0 हो जाता है, जो धारा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अर्थात हमने देखा जब इसको पास स्थिर रखते हैं तो धारा नहीं होती, जब चुंबक को पास में लाते हैं, दूर ले जाते हैं तो धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसा होती है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों, पास में रखने पर धारा की शो नहीं हो रही, पास में लाने पर, दूर ले जाने पर ग्लेनोमीटर धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, ऐसा क्यों? तो वो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जब हम इसको बिल्कुल स्थिर अवस्था में रखते हैं तो इसमें से जो बल रेखाएं गुजरेंगी, इस घेरों में से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो स्थिर है, एक स्थिर है, मतलब उस बल, इनमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं इसको पास में लाता हूं तो इन घेरों में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है।
फिर मैं पीछे की ओर लेके जाता हूँ तो अब इनकी बल रेखाओं की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, फिर मैंने स्थिर कर दिया तो बल रेखाओं की संख्या कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने देखा फिर कि जब मैं वापस पास में लाता हूँ तो इन घेरों में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। पीछे ले जाता हूँ तो फिर क्या हो गई, कमी हो गई। इस प्रकार जब इन घेरों के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की इन संख्या में परिवर्तन होता है तब कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में धारा कैसे उत्पन्न हुई, जब पास में लाया तो इन बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, इनमें ज्यादा, दूर लेके गया तो इन घेरों में बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, कम, फिर पास में लाते हैं तो ज्यादा, फिर दूर ले जाते हैं तो कम। इस प्रकार इन घेरों में बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन। इसके कारण क्या उत्पन्न हो रही है, धारा उत्पन्न हो रही है। अगर छड़ चुंबक को हम स्थिर कर देते हैं तो अब इन घेरों में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और धारा उत्पन्न नहीं होगी। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब यदि दूसरी स्थिति में मैं चुंबक को मैंने रख दिया स्थिर और यदि मैं इस कुंडली को चुंबक के पास लाऊं, दूर लेके जाऊं, पास लाऊं, दूर लेके जाऊं, तब भी ग्लेवनोमीटर की सुई इस कुंडली में विक्षेप धारा की उपस्थिति को दर्शाती है। ठीक है, लेकिन विक्षेप जो आएंगे, पहले के जो ये विक्षेप थे इनकी विपरीत दिशा में आते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, चुंबक को स्थिर करके और कुंडली को यदि मैं चुंबक के पास लाऊं, कुंडली को दूर ले जाऊं, पास में लाऊं, दूर ले जाऊं, तो भी ग्लेवनोमीटर की जो सुई है वो विक्षेप को दर्शाती है। ठीक है, लेकिन विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में होते हैं। करेक्ट। जैसे यहाँ पे मैं चुंबक को पास में लाया था तब सुई इस दिशा में विक्षेपित हुई थी। अब मैं इस कुंडली को पास में लाऊंगा तब ये सुई इस दिशा में विक्षेपित होगी। ठीक है, मतलब पहले की विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। तो कहने का मतलब चुंबक स्थिर हो और कुंडली को गति करवाएं तो भी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो यहां हम इस बात को क्लियर लिख देते हैं। चुंबक स्थिर हो और कुंडली गतिशील हो। करेक्ट। चुंबक को हमने स्थिर कर दिया और कुंडली को यदि हम पास में लाएं, दूर ले जाएं, पास में लाएं, दूर ले जाएं, तो भी ग्लेवनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है और वो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन ये विक्षेप जो आएगा वो पहले के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक लास्ट और बात देखिए। अभी हमने इस प्रयोग में नॉर्थ सिरे को कुंडली के पास लाए थे। देखिए, नॉर्थ सिरे को कुंडली के पास ला रहे हैं, हम दूर ले जा रहे हैं, पास में ला रहे हैं। यदि हम साउथ सिरे को कुंडली के पास में लाएं, दूर ले जाएं, तो भी हमें उपरोक्त परिणाम प्राप्त होते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा जब ये चुंबक और ये कुंडली, ठीक है, चुंबक और कुंडली के बीच में जब गति होती है, सापेक्ष गति होती है, ठीक है, तो कुंडली में धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति से मतलब ये स्थिर है और चुंबक को हम गति करवाएं, ठीक है, या चुंबक को स्थिर रखें, कुंडली को हम आप गति करवाएं, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं सापेक्ष गति। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष। तो जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। करेक्ट। और ये विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि इन घेरों में गुजरने वाली इन बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन। इस परिवर्तन के कारण इन कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, जब कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष
गति करवाते हैं तब कुंडली में विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। करेक्ट। किसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण? जब कुंडली और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न। इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देखा। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ बच्चों इसे सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, जिससे कि हम आगे आपको और वीडियो उपलब्ध समय पर करवा सकें। थैंक यू।